अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं ताहिर मलिक और इसार राना। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके हवाले से आज समाअत भी की गई है और फुल कोर्ट बेंच ने इस पर समाअत की है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स भी दिए हैं। 13 रुकनी ये बेंच था जिसमें बाकायदा इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि आखिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब तक ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जब वकील ने अपने दलाइल को पेश किया तो उन्होंने वहाँ पे आइन के आर्टिकल 51 और 106 का हवाला देते हुए बात की कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को इस बात पर रोक सकें कि वो कोई और पार्टी ज्वाइन ना करे, और इलेक्शन कमीशन किस तहत हमें जो है मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा। एक तरफ पर ये रिमार्क्स चल रहे थे और दूसरी जानिब पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये कहना था कि उन्हें यह लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान जब वो खुद वज़ीर आज़म हुआ करते थे वो असरअंदाज होते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। इस सारी सिचुएशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो इस वक्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस वक्त एक एहतजाज किया जा रहा है, क्या ये उनका आइनी हक है या नहीं है? अगर ये आइनी हक वो अपने पास रखते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या मखसूस नशिस्तें उनको मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं? और अगर उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती हैं तो पोलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा सकती है, ये अपने पैनल से पूछते हैं। ताहिर मलिक साहब, आज की समाअत के रेफरेंसेस जो हैं हमने देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इस समाअत के दौरान काफ़ी सवालात भी पूछे गए, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये सवाल भी पूछ लिया कि बताइए क्या आया उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों ज्वाइन करना पड़ा जो आज़ाद उम्मीदवार थे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या एक आज़ाद उम्मीदवार के पास ये राइट नहीं होता कि वो किसी भी जमात को ज्वाइन कर ले, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिचुएशन थी? देखिए, ये असल फैसला तो भी करना है सुप्रीम कोर्ट ने, मगर टेक्निकली जहाँ मसला फंसा हुआ है, एक लोग हैं वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ने लगे हैं, हमारे जो तजवीज़ कुनिंदा वगैरह वगैरह सारे पीटीए के नाम से हम आ रहे हैं। जब हमने एप्लीकेशन दे दी, बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जनाब आपके जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुई, लिहाजा आपसे ना जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लिया वो वापस वो ठीक फैसला हो। अच्छा, अब हुआ ये है कि मैं समझ ले कैंडिडेट था तो मैं तो गया था एज ए पीटीआई, अब मैं ग्रे एरिया में मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं अब क्या, उसी से निशान आपको किसी को अपना स्लेट मिल गई, किसी को पेंसिल मिल गई, किसी को ऊँट मिल गया तो इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ने हमें उन कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने रजिस्ट नहीं किया, इन्होंने कहा ठीक है आप आज़ाद हो गए। अब जब ये आज़ाद होके हो गए सुन्नी कौंसिल में चले गए, अब सवाल क्या है, जहाँ पे ये केस एक किस्म का मैं बाद में कमेंट करता हूँ। अब सवाल ये है कि इलेक्शन में जो जमात को मिलती है ना सीटें, जिसके मंशूर को सीटें मिलती हैं उसके लिए मखसूस नशिस्तें होती हैं, उसका राइट होता है। अब पहला सवाल ये पैदा हो गया कि आप तहरीक इंसाफ से थे, आप तो थे ही नहीं, आपको तो आज़ाद का और आप आज़ाद मान गए, तो आपको वो किस तरह मखसूस नशिस्तें दी जाए। अगला सवाल ये नहीं जी नहीं हम तो सुन्नी तहरीक में चले गए थे, सुन्नी कौंसिल में। सुन्नी कौंसिल की कमाल ये है कि सुन्नी कौंसिल के चेयरमैन तक ने इंतखाबात में अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने कोई फरिश्त नहीं दी, कोई मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। अच्छा, अब आप आज़ाद हैं, आप चले गए सुन्नी कौंसिल में। सुन्नी कौंसिल का तीसरा केस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकला आज, वो ये निकला है सुन्नी कौंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि ये पार्टी हर उस बंदे के लिए रुकनीत के लिए है जो मुसलमान है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बड़ा कोई गैर इखलाकी काम किया, ये उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है, मगर पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसने उसमें नया एक कट्टा खोल दिया। वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आप किस तरह एक सियासी जमात बना सकते हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। तो कमाल की ये कॉमेडी ये है कि पार्टी बनानी है सिर्फ मुसलमानों के लिए और मखसूस नशिस्तें किसके लिए मांगनी है, अकलीतों के लिए। तो तीन चीज़ें और बाकी फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जो ओवरऑल आज की फ़िज़ा है, जो जजी से कमेंट है, मुझे लगा कि इस ओवर, मुझे नहीं लगता कि पीटीए के लिए मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जो अभी तक की सेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राना साहब कुछ हर्डल्स स्टार्ट हो जाती हैं। पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन सामने नज़र आता है, फिर उसको भी बारहा दफ़ा चैलेंज किया गया, फिर उनसे उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, और जब वो आज़ाद हैसियत से जीत कर आ जाते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ तो फिर मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर उनको लटका दिया जाता है। आज की जो सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग रही है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? और जैसे ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि नहीं मुमकिन नज़र आ रहा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको इतनी आसानी से मिल जाएँ। देखिए, एक तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपके सवाल में ही मेरा जवाब होता है। मैंने कहन जो ही नहीं छड़ते कुछ इसी सवाल ही ऐसा कि उसमें सारी बात आपको कह देती हैं, तो मैं सलूट पेश करता हूँ कि आप मेरा दिमाग पढ़ लेती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जैसे मलिक साहब कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा है, तो
ये तो मुझे बहुत पहले से नहीं नज़र आ रहा था। चीफ जस्टिस साहब के जो आज रिमार्क्स हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि वो क्या माइंड बना चुके हैं अपना। हालांकि मेरा ख्याल है कि जजेस को अपना माइंड शो नहीं करना चाहिए और अपने फैसलों में बोलना चाहिए, लेकिन वो एक फ़िज़ा बना रहे हैं और उस फिज़ा में जो मलिक को नज़र आ रहा है वो सबको नज़र आ रहा है कि जी वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं हैरान हूँ चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि वो उन्होंने जिस मासूमियत से कहा कि जी ये तो आपने सियासी खुदकशी कर ली, तो जहर किसने देता सी? किसने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन का हक छीना था जी, बल्ला छीना था? काजी साहब को नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह एक पार्टी के खवातीन से कागजात छीने गए, कैसे लोगों को उठाया गया, कैसे उनके पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, कैसे कैंडिडेट्स को उठाया गया। हैरान हूँ मैं तो काजी साहब पे कि इतनी उनके वो है नज़रअंदाज किया चीज़ों को उन्होंने। वो एक पार्टी से कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है जैसे एक गरीब आदमी के घर से सारा सामान उठा लें, उसके बच्चों को भी पकड़ लें और सारा उसके घर को तबाह कर दें, और अगर वो कहीं जाके अपने बच्चों के लिए कहीं से डबल रोटी वैसे उठा ले तो कोई फांसी दे दो, चोर है। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उसका हक छीन लिया और और अंदाज़ा करें कि उन्हें यही नहीं पता था कि नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में तो नहीं है। तो मैं तो हैरान हो गया कि मुझे कैसा हमारा निज़ाम है अदालती जिसमें चीफ जस्टिस को यही नहीं पता कि इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन दायर हुई है। एग्जैक्टली ठीक है। और तो फिर दूसरी बात यह है कि आज अतर मिनल्ला साहब ने फिर थोड़ा सा स्टैंड लिया है। मैं उन्हें फिर सलाम पेश करता हूँ कि वो कम से कम हक लगती बात तो करते हैं। हम एक अदालत जो सबसे बड़ी, इसके बाद तो कोई अदालत भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो आप उसके बाद जाके कहीं और चैलेंज कर सकें। वो आपको साफ नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं उनका माइंडसेट क्या है। हालांकि पीटीआई चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद कर चुकी है और वो ये कह चुकी है कि आप बराए मेहरबानी हमारे केसेस से अलहदा हो जाएं जी। और आलम यह है कि हमारे जुडिशरी के दो अमली का मुजाहरा ऐसे होता है कि एक केस में इमरान खान के फैसला होना है, फैसला महफूज है, और मुलजिम उठ के कहता है मुझे आप पे एतमाद नहीं, तो जज कहता है कि नहीं, पहले आप आधा पौना घंटा गालियां निकालें, वल्गर गुफ्तगू करें, फिर उसके बाद उठ के कहता है लो जी मैनू तो मेरे एतमाद नहीं, लिहाजा वो फैसला ही नहीं सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ एक पार्टी चीफ जस्टिस को मुसलसल कह रही है कि आप यकतरफा फैसले कर रहे हैं, आपको हमारे साथ होने वाले जुल्म नज़र नहीं आ रहे, आपको हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियाँ नज़र नहीं आ रही, तो आप केस से अलहदा हो जाए, वो नहीं हो रहे। ये दो, आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अदलिया का दौरा मेयार क्या है। बस हम पहले भी प्रोग्राम में मलिक साहब इस बात को डिस्कस कर चुके कि हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, और बिलखुसूस अगर अदलिया की बात की जाए। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कई दफ़ा एतराज़ किया कि बहुत से जज साहिबान के ऊपर उन्हें एतराज़ात रहे हैं, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया हुआ है। क्या मखसूस नशिस्तों के मामले को आप क्या समझते हैं कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी हक है या नहीं है, और अगर उन्हें नशिस्तें नहीं दी हैं तो फिर उसके बाद सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, असल में जो कानून होता है ना, कानून की तशरीह सारी असल खेल है। अगर तो हमारे यहाँ जो मुझे समझ आई ना अभी तक, हमारे यहाँ जब ताकतवर होते हैं वो जो मर्जी कर ले, वो तो कर लिया। बाकी मैं थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट, हम जर्नलिस्टों की ये खुद तारीफ, एक अच्छी डेफिनेशन ये है कि वो नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को समझें। लीगली मैं समझता हूँ कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो लीगल है। लीगल ये कि अब है कौन अच्छा, इसमें भी एक कैच है छोटा सा कि आप तहरीक इंसाफ के नाम पे आके अगर स्टैंड ले लेते हैं ना कि जनाब हमारे कागज़ तो उससे जब मतलब ठीक है हमारे निशान बल्ला नहीं लिया तो हम बन गए। उनको डर ये था, अब ज़रा समझने वाली बात है, मैं राने के साथ उस वक्त अंदर से डर ये था कि अगर हमने पीटीए पे स्टैंड ले लिया कि भी हमारे निशान जो भी थे, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग आ जानी थी कि जनाब हमने तो आपने तहरीक इंसाफ अगर कहते कि हम हैं तहरीक इंसाफ, फिर उन्होंने कहना तो अच्छा तुमने कागज़ जमा करा दिए थे सुन्नी कौंसिल में शामिल होने के लिए, वोट लो तुम बल्ले के नाम पे, तो वोट लो इमरान खान के नाम पे, तो पार्टी भी बदल ली, कड्डो इन्होंने बाहर। तो जब आप बेसिकली आज कुरैशी जो है ना, उनके जो वकील हैं, उसने ये बात दबे लफ्ज़ों में कहने की कोशिश भी की है, बल्कि अपना अकरम राजा ने ये खुल के बात की। उसने कहा पार्टी वॉज अंडर प्रेशर, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, हमें अजीबोगरीब तरीके से उसने बात की, जो मैंने बात खुल के कर दी है।
कि वो पॉइंट ये है ना, वो जिस तरह जब आपके पास पावर हो तो डेफिनेशन कानून की जब तशरीह मैंने करनी है तो आप मुझे ए आर्गूमेंट करेंगे, मैं बी से पकड़ लूँगा, बी से आएंगे मैं सी से पकड़ लूँगा। बचत नहीं थी इनकी। मैं तो मेरा अब फैसल वाडा से इतना मुतासर था, मैं 7, 8, 10 महीने से जिस पोजीशन पे, और मैंने ज़िंदगी में अपना मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने पहले दिन से कहा था आप जो मर्जी कर लें, पीटीए के लिए आगे दरवाजे बंद है, वही चीज़ साबित हो रही। अब लीगली फिर मैं कह रहा हूँ, लीगली मुझे इसमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। आप किस तरह उनको सीटें दे देंगे? सुन्नी कौंसल जो है वो जनाब ना कोई रजिस्टर है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और सबसे बड़ी बात उनको तो अपना मसला पड़ गया। बल्कि जज साहब ने ये भी फरमा दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन से पूछें कि आपने इस पार्टी को रजिस्टर किस तरह किया। ये तो कहती है सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो वो मुझे तो लगता है पार्टी को खतरा हो गया। ठीक है जी, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आज की जो कोर्ट की कार्रवाई रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आज की इस कोर्ट की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या ये आईनी हक नहीं है कि मखसूस नशिस्तों को दिया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं मेरे भाई जो अभी मुझसे पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे उनका मैंने कुछ आखिरी हिस्सा सुना, पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक चीज के ऊपर उन्होंने गलत बयानी से काम लिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज अ पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। उनकी इतला के लिए अर्ज है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 2012 से एज अ पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है, जिसने 2013 में भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया और कौमी असेंबली के हल्के में मैं दूसरे नंबर पर था जनाब, अपने घोड़े पे। 2018 का इलेक्शन भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कंटेस्ट किया। 2022 के अंदर हमारे तीसरी मर्तबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। इसलिए ये बात करना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज अ पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये बात गलत है। दूसरी बात, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने ये बात नहीं की। अगर आपने समझा कि मैंने गलत बात की है, लगता है आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि आप रजिस्टर्ड नहीं है। मैं जनाब इस पर माजरत करता हूँ, मुझे यही समझ आया था कि आपने नहीं ऐसी मैंने बात नहीं की। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरी माजरत कबूल कीजिए इस बात के ऊपर। दूसरी चीज मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं जी कि जहां तक हमारे सर्वाइवल का सवाल है या हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, वो नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि हर मजहबी पार्टी जो है उसके मैनिफेस्टो के अंदर ये बाकायदा तहरीर है कि हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत उस जमात का मेंबर हो सकता है। और उसके लिए मैं आपको अर्ज कर दूंगा, शिक नंबर 3 JUIF का दस्तूर आप उठाकर देख लें, उसके अंदर भी वही शिक है जो हमारे यहाँ वो शिक है। हमारे यहाँ वो शिक नंबर 1 है, JUIF की शिक नंबर 3 है। हमारी 90% मजहबी जमातें जो हैं वो अकलियती मेंबरान इस बुनियाद पर नहीं रखती कि इस मुल्क के अंदर हर 6 माह के बाद एक क्राइसिस डेवलप होता है अकलियतों का, और उसके अंदर फिर फॉरेन एम्बेसीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां पर लोगों को वीजे जारी किए जाते हैं, वहां पर लोगों को फंडिंग की जाती है, जिसका इल्जाम डायरेक्ट उस पार्टी के सर पर आता है। और ये एग्जैक्ट चीज हमारे साथ हुई 2012 में। मोहतरमा नाइला जोसेफ साहिबा ने अमेरिकन एम्बेसी से एक डोनेशन रिसीव की परेड मार्च के हवाला से, और वो चूंकि उस वक्त हमारे अकलियती विंग के साथ काम कर रही थी, हमारे खिलाफ एक प्रोपोगेंडा कर दिया गया जी कि SIC ने पैसे लिए हैं अमेरिकन एम्बेसी से, जिसके ऊपर हमने अमेरिकन एम्बेसी को खत लिखा। उन्होंने आगे इस चीज को डिनाई किया कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमाउंट थी, इट हैज नथिंग टू डू विद SIC। हामिद भाई, मैं इशारा न कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी जैसे आप बता रहे हैं कि मुसलसल इलेक्शन में हिस्सा लेती रही, आपको आज़ाद लड़ने की फिर ज़रूरत क्यों पेश आई? सर उसमें मैं अर्ज करता हूँ, मेरे नॉमिनेशन पेपर कल आएंगे ना सर, वहां पर मुझे आजाद लड़ने की नौबत इसलिए पेश आई कि मेरा टिकट जो मेरी अपनी जमात का था वो मेरे RO ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, उसके अंदर मैं आपको एक अगला फैक्ट एंड फिगर्स दे रहा हूं जो किसी मेंबर के साथ पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। मुझे मेरे RO साहब ने रात 12 बजे शटलकॉक का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। जब शटलकॉक का इंतखाबी निशान सुबह 4 बजे तक रहा, मेरे पास उसके इन राइटिंग एविडेंस है, सुबह 4 बजे मेरा इंतखाबी निशान तब्दील करके मीनार कर दिया गया। सुबह
सुबह 9 बजे मेरा इंतखाबी निशान रीच कर दिया गया, अगले दिन 12 बजे मेरा दोबारा इंतखाबी निशान मीनार कर दिया गया। तो मैं तो वो एक केस लॉ हूं जिसका इंतखाबी निशान 3 मरतबा तब्दील किया गया है एक रात के अंदर अंदर। अच्छा सर, एक सवाल बस और आपसे पूछना है कि आप पीटीआई जो है, आप जाहिर है उस जमात का हिस्सा हैं या वो आपका हिस्सा है, अब मुसलसल चीफ जस्टिस साहब के ऊपर अदम एतमाद कर रही है और वो केसेस भी सुन रहे हैं जी। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या फैसला आ सकता है इन हालात में? आज चीफ साहब ने भी बड़े सख्त सवाल आपको यहाँ तक कह दिया कि ये तो आपने खुदकशी कर ली, तो खुदकशी तो वैसे इस्लाम में हराम है। जी देखिए, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, मैं एक बात अर्ज करूं, मैं तो इस बात मामले को बिल्कुल क्लियर हूं कि हमारे मामला के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बैठना ही नहीं चाहिए, उनको सुनना ही नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर अपनी जात की हद तक मैं बिल्कुल क्लियर हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसकी बुनियादी वजह है कि वो जिस चीजों को जिस जानिब लेके जा रहे हैं, देखिए आपका काम है वकील को आप आर्ग्यू करने दें, उसको उसका आर्ग्यू डेवलप करने दें। वो एक जुमला वकील बोलता है, आप दरमियान में इंटरप्ट कर देते हैं, आप उसको उसका केस उसको सेट ही नहीं करने दे रहे बेसिकली चीफ साहब। और जो उन्होंने चीफ साहब ने सवालात उठाए हैं वो ये फरमा रहे थे कि पीटीआई JUIF में शामिल हो जाती जी। अब मुझे ये बताएं, ये सियासी लोग हैं, आप भी एसआर राणा साहब, आपकी सारी जिंदगी गुजर गई, आप अपने आर्च राइवल की जमात में जाके जम हो सकते हैं? बेहतर था मेरा ख्याल है कि नून लीग में शामिल हो जाते, आप लोग सेफ हो जाते। हाँ जी सर, यही बेसिकली तो उनके कहने का मकसद यही है कि हमें नून लीग में या पीडीएम की किसी जमात में शामिल हो जाना चाहिए था। अब मेरा कहने का मतलब ये है सर कि आपके पास 2 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। बाप पार्टी वाज नॉट अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 2013। उसके 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट केपी से जीते हैं जी। वो ये कहते हैं कि जनाब हम बाप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमें रिजर्व सीट अलॉट करें। मेरा सवाल ये है कि बाप पार्टी उस वक्त ECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, तो किस तरह इलेक्शन कमीशन ने उनकी बाप पार्टी में शमूलियत को भी तस्लीम कर लिया और फिर उन्हें एक रिजर्व सीट भी दे दी। अच्छा रजा भाई, एक और पॉइंट है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आज जज साहब ने यह भी कहा है कि निशान वापस लेने का मतलब ये नहीं कि तहरीक इंसाफ पार्टी खत्म हो गई। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कमेंट बड़ा ज़बरदस्त था। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन ने आपको क्यों कर दिया आज़ाद, ये हमारे फैसले की डायरेक्शन के हट के हैं। आप इसको इस कमेंट को किस तरह इंटरप्रेट, ये नई चीज़ डेवलप हो गई जी कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है आपको आज़ाद करार देने वाला, इस पर आप क्या कहते हैं? सर देखिए, मेरा तो पहले दिन से नुक्ता नजर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेके एक इबहाम क्रिएट किया था, उसके से इलेक्शन कमीशन ने भरपूर फायदा उठाया। जब उम्मीदवारान आजाद हैसियत में जीत के आ गए तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी पीटीआई को आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसका इंतखाबी निशान वापस हो गया और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज हुए हैं, तो यू हैव टू ज्वाइन सम पार्टी टू गेट द रिजर्व सीट्स। इस इलेक्शन कमीशन की इस बात के बाद तो फिर SIT ज्वाइन करने की बात आई थी। चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी साहबजादा साहब कि जिस तरह से भी हम अदलिया के दौरे मेयार के हवाले से भी बात कर रहे हैं और अगर आपका ये फैसला नहीं हो सकता उस तरह जिस तरह से एक आईनी हक है, तो उसके बाद आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? हो सकता है अगला लाहे अमल तो फिर उसके ऊपर मुशावरत की जाएगी कि हम अगला लाहे अमल, जाहिर है उसके ऊपर इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब से कम कम मुझे किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है। उनका रवैया बिल्कुल बाइस्ड है। उन्होंने बजाय ये कि चीजों का फैसला करते, वो उल्टा हमारी तरफ आ गए हैं कि जनाब आपने ये किया, आपने वो किया। काजी साहब इलेक्शन कमीशन से ये पूछे ना कि आपने जो ये कह दिया कि हमारी पार्टी कानून के मुताबिक है या नहीं, तो 2012 में इलेक्शन कमीशन सो रहा था, 16 में सो रहा था, 18 में सो रहा था, 22 में सो रहा था। जब जब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मौजूद होते उस वक्त सारा कुछ ठीक था और अब ऑल ऑफ अ सडन ये चीज याद आ गई। दूसरी चीज सर, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम एक ऐसी पार्टी नहीं है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो सेक्ट स्पेसिफिक हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो रिलीजन स्पेसिफिक है। मैंने आपको सबसे पहले JUIF की एग्जांपल कोट की कि उनके आइन में भी ये चीज है कि मुसलमान के अलावा कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, तो फिर आप उसको भी डिस्क्वालीफाई करें। इलेक्शन कमीशन 10 साल आंखें खोल बंद करके बैठा हुआ था। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए साहिबजादा साहब। आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ वक्त तो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, उसके बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से और जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि उन्हें इस वक्त अदलिया के ऊपर एतबार नहीं है और जिस तरह से उसके केस को डील किया जा रहा है वो उससे इत्तफाक नहीं करते हैं। इस राना साहब ये तमाम तरह पोलिटिकल सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो अपना अदम एतमाद का इजहार भी करते हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब क्यों इस केस में मौजूद हैं। तो आप इस तमाम तरह सिचुएशन को किस तरह से कंक्लूड करते हैं और आप क्या मखसूस नशिस्तों को गेम चेंजर देखते हैं? अच्छा देखिए, गेम चेंजर तो तब होगी जब पीटीआई को मिलेगी, अदरवाइज तो गेम वही रहेगी जो गेम का प्लान है। गेम प्लान जो है ना वो ही रहेगा। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि फ़र्ज़ करेंगे, मान भी लेते हैं कि ये सीटें पीटीआई एलिजिबल नहीं है जी, तो क्या ये कोई आईपीपीज़ है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में वो बाकी सीटें जो हैं वो नून लीग को या किसी और को दे दी जाए? वोट मेरे हैं, अवाम ने मुझे वोट दिए हैं, ठीक है, और उस वोट के बदले मुझे ये नशिस्तें मिलनी हैं। तो वो अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं तो मलिक को कैसे मिल सकती हैं जी? या तो वो नशिस्तें को गड़ा खोद के उसमें फेंक के ऊपर मट्टी डाल दें, को समुंदर में फेंक दें, को कुएं में फेंक दें। वो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या किसी और को कैसे मिल सकती है भाई? दूसरी बात यह है कि जो मुझे नजर आ रहा है जो इस मुल्क के साथ बड़ी बदकिस्मती होगी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सुप्रीम कोर्ट एक तो स्प्लिट डिसीजन आएगा जी, क्योंकि कुछ जजेस के दूसरी तरफ समझ आ रही है कि वो खड़े हुए हैं और पूरी तरह खड़े हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट फिर इलेक्शन कमीशन को भेज दे मामला और कहे जी इसे रिव्यू करेंगे, ये करें। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में हमने अदलिया को और इंसाफ को एक फुटबॉल बना दिया, ठीक है, जहां से इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है सिवाय ठोकरों के। और एक तरफ काजी साहब और एक तरफ राजा सिकंदर साहब जो हैं, ये आई एम सॉरी टू से, मैं एक बीइंग पाकिस्तानी मैं कह सकता हूं कि इन दो लोगों ने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को और सियासी निज़ाम को तबाह करके बेड़ा गर्क करके रख दिया। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये पीटीआई का मसला नहीं है। पीटीआई को मिले ना मिले ये मसला पीटीआई का नहीं है, ये पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम का मसला है। वही सियासी इस्तेकाम जो चीन कह रहा है, जो सऊदी अरब कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, जो यूएई कह रहा है। आप जान के लाने नहीं चाह रहे सियासी इस्तेकाम, आप जान के इस तरह के माहौल रखना चाहते हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान इसी तरह भटकता रहे। ठीक, ताहिर मलिक साहब आप इसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे, क्योंकि साहिबजादा साहब की सारी गुफ्तगू को आपने खुद भी मुलाहिजा किया और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली तो बात है कि मौजूदा जो पाकिस्तान का आईना सिस्टम को इसका जवाब नहीं है। जो भी फैसला करना है ये सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ये मेरी कॉमन सेंस बता रही। अब मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? मसला है कि आज़ाद उम्मीदवार जो होता है वो ज़ात को वोट देते हैं, मखसूस नशिस्तें जमात की हैं। तो इतना इसमें एक अजीब गुंजल है, वो गुंजल है इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन कहता है आप आज़ाद हैं, आज़ाद से मतलब है कि आपने बतौरे राना इसार वोट लिए हैं। आप तो मखसूस नशिस्तें किसकी होती हैं? वो कैंडिडेट की नहीं होती, वो पार्टी की होती है। वहाँ पार्टी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। तो ये मसला जो है इसका एक हल हो सकता है, मेरा ख्याल है ये हो सकता है, ये लॉ का नहीं, मैं कॉमन सेंस पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में आपने इस्तेकाम पॉलिटिकल चाह रहे हैं, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। फिर ये है कि आप ये कह दें कि 3 दिन में आप पूछें यार आप सचमुच किस पार्टी से, ये एक तरीका हो सकता है कि हम आपको 3 दिन गैप देते हैं, आप 3 दिन में रीथिंक करें। तो अगर वो कहते हैं कि हम सारे तरीके इंसाफ के हैं, क्योंकि खुद चीफ साहब फरमा चुके हैं कि हमने बल्ला वापस लिया है, पार्टी जिंदा है, तो ये एक रास्ता हो सकता है दोबारा। वैसे एक जोक था, मैंने कहा शेयर करूं कि वो एक वैसे तो रोने का मुकाम है। हाँ, वो बाज़ औक़ात बंदे के हंसते हंसते आंसू आ रहे होते हैं या रोते हुए हंस रहा होता है। वो एक अदालत में पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग चले गए, तो उन्होंने कहा, जो जज साहब थे उससे नून लीग से कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने लोग मरे थे। उन्होंने कहा जी वेरी सिंपल सर, 4,72,000। उनका बिल्कुल ठीक है। फिर उनका पीटीआई से कि चले अब उनके नाम गिन के सुनाए हमें, ठीक है ना। तो अदलिया पीटीआई के साथ और नून लीग के साथ ये कर रही है
कि उनसे वो तादाद पूछते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और फिर जब नाम नहीं आते तो कहते हैं नहीं ये आप ना है। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ पे, कुछ बात करते हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात की जा रही है। चीनी बाशिंदे जो हैं उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना है और इसके साथ साथ यहाँ पर अपोजिशन ने इस हवाले से काफ़ी एतराज़ात भी उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब साहब ने ये कहा कि अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन या कोई इस तरह का प्लान तरतीब दिया जा रहा था तो हाउस में आना चाहिए, यहाँ पर आके हमें एतमाद में लेना चाहिए। फिर शानदाना गुलजार साहिबा ने भी हाउस में कुछ सवालात उठाए जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि आया तमाम तर ऑपरेशन जो हैं वो बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से ही क्यों शुरू किए जाते हैं या उनका वो क्यों मौजूद रहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी काफ़ी सख्त किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसाराना साहब, एक तो ये अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इजलास बुलाया गया और इस बात को तय कर लिया गया जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद भी मौजूद थे, क्योंकि हम सरमायाकारी भी लाना चाहते हैं और फिर हमने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। अपोजिशन ने जो एतराज़ात उठाए हैं आप उन्हें किस तरह से देख रहे हैं? और मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट काफ़ी ख़तरनाक है। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान अकेले की नहीं ख़तरनाक, ANP ने भी बहुत सख्त इस पे बयान दिया है और PTI तो जाहिर है स्टैंड ले ही रही है। अच्छा, मुझे नहीं याद, शायद मलक को याद हो कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, 5 हो चुके हैं। मैं एक सारी तो मुझे नहीं पता कि वो अब उसे हमने ऑफिशियली वाइंड अप कर दिया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो फिर इस ऑपरेशन नए नाम के साथ आने की पीछे असल क्या चीज़ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि KPK से वाबस्ता तमाम जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं और आप देख लें फजलुर रहमान, ANP, PTI, वट द पीपल, वो सारे कर रहे हैं उसकी मुखालफत। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मैं इस बात से वो नहीं हूँ कि ये अज़मुल फसाद जो है ये एक्चुअली अदम इस्तेकाम लेके आएगा, क्योंकि ये इस्तेकाम जो है ना, कभी इस्तेकाम पार्टी, कभी इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़ा एक पिटा हुआ सा लफ्ज़ हो गया। असल चीज़ तो ये है इन अ वेरी शॉर्ट वे कि देखें हम सारे, मैं आप मलक ऑन बिहाफ ऑफ मलक, हम दहशत गर्दों से शदीद नफ़रत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जो हमारी पाकिस्तान के को नुकसान पहुँचाएगा, हमारी तरफ से उन्हें तेज़ाब में डाल के बिल्कुल पिघला दें। हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर सियासी पार्टियों को किसी किस्म का कोई खौफ लाहक है इससे तो वो दूर होना चाहिए, क्योंकि ये सियासी पार्टियां ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं। बस मैं तो ये कहूँगा। ताहिर मलिक साहब, जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो उस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि मैं उस तरह से इलेक्शन मुहिम नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे यह ख़तरा है, मुझे बहुत ज़्यादा सामने से थ्रेट्स भी आ रहे हैं, दहशतगर्दी का उन्होंने ख़ुद हाईलाइट भी किया। फिर ANP भी इस बात का खुद बाकायदा मुजाहरा कर चुकी है दहशतगर्दी का। इस वक्त ये जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो एतराज़ात उठाए गए हैं और जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहा है, आप इन्हें किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, असल पहले इसकी बुनियाद पे जाना पड़ेगा। ये प्रेशर है चाइना से, अब पाकिस्तान ने दोबारा CPEC पे गया, तो सीधी बात है कि आप भी खबरें पढ़ती हैं, जो दुनिया जिन्होंने पैसे यहाँ पे लगाने वो भी खबरें पढ़ते हैं, उनको भी पता लगा सरगोदा में आपने क्या किया पाकिस्तानी के साथ, उन्होंने स्वाद में भी देख लिया। फिर आप अगर रिसेंटली देख ले, मैं मतलब बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ, मेरा लिए हमारा हर तीसरा चौथे दिन शो पे हमारे जो नौजवान बच्चे हमारे, कोई कैप्टन, कोई लेफ्टिनेंट, कोई मेजर, वो शहीद होते हैं, सिपाही हमारे, तो वो भी इंसान, हाई रैंक भी, उनसे ऊपर वाले भी, वो भी पाकिस्तानी, उनकी भी माँ है, उनकी भी फैमिली है। तो ये सारी चीज़ें देख के ना, हम मकसद जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैं लार्जर अल्टीमेटली कोई भी ऑपरेशन जो है वो कंसेंसस के बगैर नहीं होगा। अब ये हमारा एक मसला एक तरफ हो गया, 5-6 हम पहले भी कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या जो हम ऑपरेशन करते हैं, और एक खबर तो आप जैसी जितनी भी अच्छी अच्छी खबरें पढ़ने वाली खवातीन होती हैं वो कहती हैं कि इस बार जो ऑपरेशन है उससे हमने कमर तोड़ दी है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि खासा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, मगर कहीं ना कहीं दुख होता है कि यार कहाँ से फिर वेयर वी आर रॉन्ग। कहने का मतलब है कि अगर आपकी एक अच्छा, आपके वजीर आज वो डेला गए हुए थे हमारे अपना KPK के वजीर आला साहब, उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ मुझे ऑपरेशन नहीं वहाँ इस्तेमाल हुआ, इस तरह मैं तो उससे ऑपरेशन उन्होंने पता नहीं वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन डाल दिया। वो कहते हैं जब मैं एपेक्स कमेटी में बैठा था तो मैं एग्री किया, मगर वो तो अज़्म इस्तेकाम से मैं एग्री किया। अच्छा, वहाँ पर लड़ाई होगी, गवर्नर KPK की वजीर आला से लड़ाई पड़ गई, मौलाना ने कह
दिया कि जनाब इससे इस्तेकाम नहीं है, बल्कि उन्होंने इसका नाम ही अदम इस्तेकाम बोला है, बाकी राना ने आपको बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर में एक कंसेंसस है, पूरी दुनिया में एक चीज़ का कंसेंसस है, जंग हो चाहे वो किसी फौज के खिलाफ हो या टेररिज्म के खिलाफ हो, कौम से मिलके ही आप लड़ते हैं। तो KPK भी मेरा है, वहाँ के भी लोग मेरे रहने वाले हैं, वो 1000 हैं, वो 5 करोड़ हैं, 3 करोड़ हैं। मेरा ख्याल है ये वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी को वो बैठे और इससे कंसेंसस डेवलप करें। राना साहब, बहुत से वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें भी रिसेंटली सवात के वाक़े को भी मेंशन कर दिया है मलिक साहब ने। जब बात मुल्की सालमियत के हवाले से आ जाती है तो यहाँ पर अभी आपने ख़ुद भी कहा कि चाइना भी चाहता है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर भी कंट्रोल कर लें। तो जब बात मुल्की सालमियत की आ रही है तो यहाँ पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पेज पर होना बनता नहीं है और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना? देखें, वो एक ऑपरेशन डॉक्टर साहब, क्योंकि ऑपरेशन की बात हो रही है, तो वो पेशेंट जब आया मलिक साहब तो घबराया हुआ था। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तो पेशेंट ने कहा जी मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर कहता है यार मुझे देखो मेरा भी पहला, मैं कौन सा घबराया हुआ। ठीक है ना, तो हम तो पहले दफा ऑपरेशन नहीं कर रहे, हमारा पहला नहीं है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, हम तो पहली दफा नहीं कर रहे ना ऑपरेशन, हम तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। असल चीज ये है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको आखिर किस चीज का खौफ या रिजर्वेशन है, ठीक है ना, ये एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल, ये उनके अंदर से भी तो पता चले कि वो क्या कहना चाह रहे। ये तो किसी जमात की जरूरत नहीं हो सकती कि वो दहशतगर्दों के साथ खड़े हो जाए, ठीक है ना। मैं बताऊं क्या खड़ा है? मैं बता रहा हूं, बताएं। इस वक्त जो मौलाना की पोजीशन है और PTI की जो असल पोजीशन है, हम खुल के बात करते हैं, वो अच्छी नहीं है। उनको डर ये है कि पहले ही मुकदमात की बारिशें हो रही हैं, आगे अगर टेररिज्म पे आपने एक्शन ले लिया तो इसका मतलब मेरा लिए आपको इससे ज्यादा क्लियर मैं जुबान में नहीं बता सकता। आप ABCD किसी को पकड़ सकते हैं, किसी पे केस कर सकते हैं, और जब आप वॉर में होते हैं तो फिर आप पे मुकदमात भी नहीं होते, आपके पास अदालतें भी नहीं होती। वो अंदर से पॉलिटिकली डरे हुए हैं, ये असल वजह है। अब देखें ना मलक ने, मैं जो बात कह रहा था कि भाई उन सियासी जमातों के आखिर ऐसे क्या रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, तो वो मलक ने क्लियर कर दी बात कि असल ये है। तो अगर यही खौफ है और अमूमी खौफ जो है ना वो यही है कि PTI को ये है कि हमारे खिलाफ एक कैंपेन चलेगी जिसमें जो बंदे पकड़े जाएंगे उनके ना जमानतें होनी है, ना कोई इस तरह की वो हो जाएगी, तो उसके बाद बिल्कुल ही हमारा वाइट वॉश हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये हम फोकस सिर्फ दहशतगर्दों पे कर रहे हैं, क्योंकि ANP ने इससे भी हट के बात की है। ANP ने पॉलिटिकल के अलावा ये कहा कि अब बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं नकल मकानी का शिकार होंगे, जैसे माजी में हुए थे, फिर सारा कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें जल्दी के बजाय इसको इस बार, माजी में भी देखे ना, अभी हमने ऐलान किया था आखिरी डेट है अफगानियों को निकलने की, क्या हुआ उस डेट का? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस तरह की कुछ चीज़ें करके बजाय इसके कि हम हर दफ़ा फिर नए सिरे से शुरू करें, बेहतर होगा कि इसको ज़रा छान पटक के पार्लियामेंट पे इस पर डिस्कस हो जाए और अच्छी तरह हो जाए, और जो जमातों के रिजर्वेशन हैं वो खुल के इस पर बात कर लें, और उसके बाद एक आप कंसेंसस करके और बिस्मिल्लाह करें। एग्जैक्टली। अच्छा मलिक साहब, अभी एक तहरीक और भी है ना, आज भी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वॉक की गई बाकायदा खान साहब की रिहाई के लिए। तो आप क्या समझ रहे हैं? असेंबली से गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझ रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी रिहाई के लिए अभी तक जो प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, वो रिहाई उनकी हो जाएगी? देखिए, मुझे थोड़ा सा खुद भी मैं ग्रे एरिया में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं भी तो इसी समाज का रहने वाला हूँ, इसी मुल्क की मैं भी शख्सियत हूँ। अब सॉरी टू से मुझे अवाम नज़र नहीं आ रही। जब आप देखें ना, 15-20 तो बार मैंने सुन चुका हूँ, उससे कई दफ़ा खान साहब से भी सुना भी, अब ये होगा, एहतजाज होगा, ये होगा। मतलब पॉपुलैरिटी जो है, जो मैं हमेशा एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म करता हूँ PTI पे, कि आपने ठीक है सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, आपने पॉपुलैरिटी ली, आपने यूथ भी ले लिए, मगर मैं अभी भी समझता हूँ, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी रियासत से लड़े, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी हुकूमतों से लड़े, उनका भी पाकिस्तान है, जितना आपका, जितना पीपल्स पार्टी का, जितना उनका। मगर एक चीज़ की मैं हमेशा तनकीद करता हूँ कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कमी है।
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कमी का नुकसान ये होता है कि आपको ये सबसे पहले इसका विक्टिम जनरल मुशर्रफ था। जनरल मुशर्रफ था, हम तब भी नहीं सोशल मीडिया समझते थे, तो किसी 2-4 बंदों ने कहा जनरल साहब आ जाएं, आपकी तो बड़ी लाइक्स आ रही है। उस जमाने में हमें समझ ही नहीं थी, मैं गलत नहीं ना गल की, तो वो जनाब जनरल मुशर्रफ साहब भी वो टैके में आ गए, अच्छा मैं फिर दुबई तो चल रहा, मैं कराची चलता हूँ। तो वो जो बंदे बुंदों ने कहा था आप आ जाए, वो आपके तो इतने करोड़ लोग आपको लाइक्स करते हैं, तो ये सोशल मीडिया और फेसबुक पे ये हो रहा है। तो जब वो एयरपोर्ट पे आगे उन्होंने बताओ जरा बंदे कितने हैं, तो उन्होंने कहा बंदे बुंदे नहीं, सड़कें खाली हैं, आप आराम से वापस चलेंगे बाहर आइए। तो परवेज मुशर्रफ वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस सोशल मीडिया। इससे पहले बड़ा हमने सुना था जी वो अरब में अपराइजिंग होगी, फेसबुक आ गया, ऐसे 10-15 साल पहले हम जैसे क्योंकि स्टूडेंट ऑफ मीडिया हमने बड़ी स्टडी की, वाजी अपराइजिंग हो गई है। कितने गया मिस्र, मक्खी नहीं मरी, कोई एक सऊदी अरब बताओ जरा करके कुछ दिखाओ, यूएई दिखाओ, सबका वहीं का वहीं है। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हों, कारकुनों के अंदर मोहब्बत डालें, पाकिस्तान की डायरेक्शन डालें, अपना प्रोग्राम डालें और साफ़ सुथरे तरीके से आप पोलिटिकली ऑर्गेनाइज होकर आगे हैं, लड़े मत, फिर कुछ होगा, सोशल मीडिया से नहीं होगा। ठीक है राना साहब, स्ट्रीट पावर आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतने टफ सिचुएशन के अंदर, जिन चीज़ों को भी मलिक साहब जो हैं एड्रेस कर रहे हैं कि पार्टी की क़यादत ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन जिस स्ट्रीट पावर को सामने होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। एंड सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि बानिया तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है, चांसेस हैं? देखें, बात यह है कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर क्यों नहीं नज़र आ रही। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी के अलावा जी, इस तरह का क्रैश प्रोग्राम नहीं हुआ जिस तरह पीटीआई के हवाले से हुआ। और 9 मई के नाम पे आटे के साथ घून पीसा और खूब पीसा। हमारी पंजाब पुलिस ने पंजाब में पीटीआई को उड़ा के रख दिया, उनके घरों में घुस के। कहानियाँ, तारीख का अलमिया ये कि बाज़ों का तारीख खामोश होती है लेकिन किसी वक्त में बोलती ज़रूर है। ठीक है ना। तो जिस तरह से पीटीआई के कारकुनों को खौफजदा किया गया और उनके अंदर एक खौफ फेंक दिया गया, बिल्कुल ठीक है ना, कि वो घरों से भाग गए, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। तो मैं तो कुछ कहानियाँ शेयर नहीं करना चाह रहा। तो उसके बाद तो कोई भी इतना दिल जिगरे वाला नहीं है कि वो बाहर निकले। जिस ट्रायल से वो ख़ानदान गुजर चुके हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग गुजर चुके हैं। ये तो हो गई स्ट्रीट फाइट की। अब आज स्ट्रीट पार की बात, तो 8 फरवरी को उन्होंने वो दिखा दी। उन्होंने निकल के अपना पॉलिटिकल हक, जो पूरी दुनिया के मौज़िम मुआशरों में होता है कि कौमें अपने वोट से बोलती हैं, बिल्कुल ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसके साथ खड़े। अब अगर आप उसे ना माने और ना मानने के बाद आप इस्तेकाम के लिए भी ख्वाहिशमंद हो, तो ऐसा नहीं होता। कौम ने जो 8 फरवरी को फैसला दिया था, मान ले। मैं तो 100 मुझे गिले शिकवे नवाज शरीफ साहब से, लेकिन मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ उनकी अजमत को। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जीता ही नहीं, बिल्कुल, तो मैं पार्लियामेंट में क्या करने जाऊँ। देखें कितनी बड़ी अजमत है उनकी कि उन्होंने कहा यार मैं जीते ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ जाके। देखे ना, बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं, ठीक है ना, हलफ जाहिर लड़ने की मजबूरी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम क्यों तसादुम की तरफ जाएं यार। पीटीआई क्यों जाए कि रियासत से टकराए, बाहर निकले, तोड़ फोड़ क्यों करे भाई। हमें भी पूरा मन अंदाज में लोगों के हकूक दे देने चाहिए, लोगों को भी पूरा मन अंदाज में अपने हकूक की स्ट्रगल करनी चाहिए। ये फैसले कब तक हम सड़कों पे मार कुटाई से करते रहेंगे। अब इसकी वैसे भी गुंजाइश नहीं रही। एक घर गरीब घर के अंदर अगर एक बच्चा पकड़ा जाता है ना और वो जेल चला जाता है, तो इस गुर्बत के माहौल में अगर वही कमाने वाला है तो वो 5 के 5 लोग भी फांसी लग गए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है कि नहीं, यही सिचुएशन है। तो इससे बचे, आगे लोगों के पास जीने का कोई हक नहीं रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास कुछ रहा नहीं। और मलिक साहब आपकी इजाज़त से 1 मिनट फालतू ले रहा हूँ कि हम मनहसुल कौम, वैसे भी हम तबाह हाल कौम मुझे शायद कहते हुए दुख हो रहा है जिस तरह सवात में हुआ, बहुत खतरनाक। मलिक साहब दुख मुझे इस बात का नहीं है कि उसको हमने आग लगाई, वो तो हम लगाने वाले लोग हैं। आप वो वीडियो नहीं सुन सकते, उसके पीछे लोग सीटियां मार रहे हैं। यार हम क्या वो अफ्रीकी कबीलों से भी आगे चले गए।
अफसोस कि हम किसी के मरने के ऊपर सीटियां बजाते हैं। उसकी बीवी, उसकी बच्चे उसके साथ थे, वो सियाह था, वो टूरिस्ट था, ठीक है ना। किस तरफ चले गए? जो कुछ हम कर रहे हैं ना, उसकी सजा हमें इस सारे हुक्मरानों की शक्ल में मिल रही है। कौमें जो बुरा करती है ना अपने साथ, उनके साथ फिर इसी तरह के लोग जो हैं आके ऊपर बैठते हैं, बेहिस, जिनको कौम का कोई ख्याल नहीं होता, जिनको कौम की गुर्बत, भूख प्यास का कोई ख्याल नहीं होता, फिर ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी नजर नहीं आता ना, फिर इसी तरह के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा भी होता चला जाता है। यहाँ वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं बजट के हवाले से। जब से वफाकी बजट सामने आया है तब से कई एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ भुट्टो साहिबा ने जब अपना पहला खिताब किया असम्बली में तो उन्होंने इस बजट को मानने से इनकार कर दिया, और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह बात भी कही थी कि जब बजट की तैयारी की जा रही थी हमें मुशावरत में साथ नहीं रखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ पर जो मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके वो तमाम तर आइनी जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया गया है, और कोई तंजीमी उनके ओहदे थे उन तमाम तर मुतालिबात को माना भी गया है। तो ये तमाम तर सिचुएशन जो है हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक आम बंदे की बात करती है, तो एक आम बंदे की बात करने वाली ये जमात क्या एक आम बंदे के लिए रिलीफ ले सकेगी? क्या वो तमाम तर जो शिक हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है उन टैक्सेस में कमी आ सकती है या नहीं आ सकती? मलिक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं तो कल का जो पहला खिताब था आसिफ भुट्टो साहिबा का, आपने उस खिताब को किस तरह से देखा? और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इस बजट को नहीं मानते जिसमें एक आम बंदे के लिए, किसान के लिए और मजदूर के लिए किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। देखें, अगर आप वजीर ख़जाना से शुरू करें, वैसे तो मुझे अभी तक पता नहीं चला वो किस पार्टी से हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से आपको समझ आएगी पीपल्स पार्टी कहाँ फंस गई है। उन्होंने दो चीज़ें बड़ी ईद के रोज़ कमालिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी, उन्होंने दो चीज़ें कही। उन्होंने कहा जनाब इस बजट में मान लिया हमने कि हमारे अपने खर्चात कम नहीं हो रहे, ये उन्होंने खुद तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी 1000 अरब वैसे ज़्यादा हम पेंशन देते हैं और इतनी बड़ी रियासत हम नहीं चला सकते। 36 महकमे है, रेलवे है, PI है। अब ये तो वो अपनी तौर पे जो जिस तरह मैनेज करना चाह रहे हैं उन्होंने कह दिया, और मुझे नहीं पता वो किस पार्टी से है। अब पीपल्स पार्टी के रूह के अंदर जो चीज़ इस मुल्क में जो वो चीज़ें ले गए थे तो मेहनत कश का लफ्ज़ लाए थे, मजदूर, किसान, तालिब इल्म। क्योंकि मेरी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा, मुझे थोड़ी सी यादें हैं पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है। अब पीपल्स पार्टी अपनी अदालत में खुद ही फंस गई है कि यार वो कौन सा दिन होगा जब सारे लोग साफ़ हो जाएंगे स्टील मिल से, उनके जब घरों में चूल्हे बंद होंगे तो हम किस तरह भुट्टो को, किस तरह बेनज़ीर की तस्वीर देखेंगे। जब रेलवे में इस तरह की अपना सफाई होगी, IPP सॉरी जितनी ये जो सरकारी वापटा की जितनी भी कंपनीज हैं उसको भी कह रहे हैं प्राइवेट करो। और वजीर ख़जाना ने खुल के कहा कि मैं हर सूरत, ये लफ्ज़ जो उन्होंने डंडे सोटे का इस्तेमाल, उन्होंने कहा हमने अब वज़ीर आज़म को हर सूरत कहना कि इनको प्राइवेटाइज करें। एयरपोर्ट आप दे रहे हैं, PI आप दे रहे हैं, जहाज आप अपने दे रहे हैं, तो आपके पास रहेगा क्या? तो आप कितनी मैसिव बेरोजगारी को इन्वाइट कर रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ से पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर आप रोजगार नहीं चलाते तो इतनी महंगी हुकूमत नहीं हम चला सकते, आपके पास पैसे नहीं। अब पीपल्स पार्टी जो है ना वो उनका टेस्ट आ गया, जो असल टेस्ट उनको नजर आ रहा है इस बजट में। आज की लेटेस्ट, कल की मैं आपको खबर देने लगूँ, 120% पाकिस्तानी जो तरहदार लोग हैं ना वो बाहर जाने के रुझान में सिर्फ बजट के ऐलान के बाद इजाफा हुआ है। 120% लोग ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई से जो लोग असरअंदाज हुए ना इस सोसाइटी में वो है तरहदार, फिक्स इनकम। आपने उन्हीं की सही कमर तोड़ी है, आपने टैक्स उन पे लगा दी, वो जा ही कहीं नहीं सकते। 120% को छोटी सी खबर है कि लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है। जनाब भी बड़े मायूस थे कि मेरा एक वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एग्जैक्टली, मैं उन लोगों में शामिल हूं। मैं गलत नहीं कह रहा। इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी जो नफ्सियात है, जो अपनी हिस्ट्री है, वो उस टेस्ट पे खड़ी है। और देखो भुट्टो का खून था ना, उसको समझ थी कि मैं असेंबली में मैंने बोला मैं किस तरह कह सकती हूँ कि जी स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज कर दो, जहाज भी दे दो। वो आया, पीपल्स पार्टी वापस आई है। और मैं आपको बता रहा हूँ पीपल्स पार्टी के लिए आसान फैसला नहीं है। दे आर रियली इन ए फिक्स। ठीक है मलिक साहब, पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, लेकिन वो जो सब्सिडी की बात किया करते थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन मुहिम के दौरान कि हमने अशराफिया की सब्सिडी को भी ख़त्म करना है, जो ये एक दौर चला है मुज़ाकरात का, उसमें क्या ये कोई चीज़ डिस्कस की गई है? एंड सेकेंडली जो कल का पहला खिताब था आसिफ भुट्टो साहिबा का, आपने उन्हें किस तरह से पाया? सबसे पहले तो आसिफ भुट्टो को के लिए मैं ये कहूँगा कि
पता नहीं क्यों जब मैं उनकी तकरीर सुनता हूँ, उन्हें देखता हूँ, तो मेरे अंदर बीबी शहीद जो है वो याद आ जाती हैं। और मैं उतनी ही मोहब्बत और अकीदत से आसफ़ा को देखता हूँ जितनी मोहब्बत से मैं बीबी साहिबा को देखता था। मेरा दिल की धड़कन अब भी आसफ़ा की तकरीर सुन के तेज़ हो जाती है। मेरे अंदर वो पुराना एक बुराना, बहुत ही पुराना जियाला जो है वो थोड़ा सा करवट लेता है जी। लेकिन ये जो है ना बजट ना मानना, तो इसके मुर्शद ने परसों कहा था कि बजट मंजूर होगा और डंके की चोट पे होगा। तो वहाँ मुझे समझ आ गई थी कि किणमिण का हो गया, कोई बात वो नहीं होगी, ठीक है ना, बजट तो मंजूर होगा। वैसे पीपल्स पार्टी को बजट पे एतराज़ भी नहीं है, उन्हें पंजाब पे एतराज़ है, उन्हें मरियम साहिबा पे एतराज़ है। आज जब तो वो उन्होंने कहा ना कि जी मरियम हमारी बात ही नहीं सुनती, तो शहबाज शरीफ ने कहा कान दर करो, कहा कहते मेरी भी नहीं सुनती, ठीक है ना। तो इन्हें एतराज़ तो उधर है। रही बात बजट की, जो मलक कह रहा है कि जी वो कैसे करेंगे, तो जिस तरह रिजीम चेंज हुई, जिस तरह शहबाज नवाज शरीफ से मिले, जिस तरह मिलके उन्होंने सारा किया, तो क्या बीबी शहीद को और भुट्टो शहीद को ये बात पसंद आई होगी? नहीं, कतन पसंद नहीं आई होगी। तो अगर वो इतने कड़वे फैसले कर सकते हैं अपने इक़्तिदार के लिए, तो बजट मानना कौन सी बड़ी बात है। आसफ़ा क्योंकि उनकी एंट्री है, तो मैं ये समझता हूँ कि आसफ़ा को इसी धज से आना चाहिए था, इसी धज से बोलना चाहिए था, उसके अंदर भुट्टो का खून बोलना चाहिए था, बीबी शहीद का लहजा बोलना चाहिए था, वो बोला। लेकिन हकीकतें जो होती है ना वो बड़ी तल्ख होती हैं, और हमें ज़िंदगी के साथ चलना होता है, तो हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, ये मलिक साहब, ये जो सियासी प्यार मोहब्बत होते हैं, कभी तो इतनी मोहब्बतें जाग जाती हैं कि गड़ी खुदा बख्श में जाकर ज़मीन पर भी बैठा जाया जाता है, और कभी कभी मोहब्बतें इस कदर कम हो जाती हैं कि वहाँ पर गिलानी साहब के साहबजादे से भी मुलाकात करना भी पसंद नहीं की जाती, उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट करने पर भी। ये मरियम साहिबा का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप इसे किस तरह से देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि हम ऑलरेडी पहले भी बात कर रहे हैं कि भाई आना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके? देखिए, पहले तो ये जो रोमांस है ना इखलाक वाला, वो इंसान मेरे लिए अभी कहते हैं ना, वो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मैन हैज़ नॉट डॉन येट, अभी वो सुबह नहीं आई हमारी, हम बड़े खुद गर्ज हैं। तो वो जो इखलाक खलूक वाली बातें हैं वो सिर्फ टॉक शो में ही होती है, ना इंटरनेशनल रिलेशन हो, सियासत हो, ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, आपका मुफाद होता है। जो ही इमरान खान आया था पावर में, खान चढ़ा था, दोनों इकट्ठे हो गए थे। मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, अभी इसी वक्त कहता हूँ, इमरान खान अभी अनाउंस कर दे कि मैं सियासत से रिटायर हो गया, मैं लंदन जा रहा हूँ, आधे घंटे में ये गिरेबान एक दूसरे ना हो गया, नून और पीपल्स पार्टी पुरानी ना आई तो मुझे आप पकड़ लें। तो ये सारी गेम ही यही है हमारी, ख़ास तौर पे जिस तरह की हमारी सियासत है, हम वहाँ पे उलझे हुए हैं। मगर जो असल चीज़ है, जो मैं कमेंट जाते जाते करना चाह रहा हूँ, आप पाकिस्तान की रियासत को समझें। दो बंदों का मुझे बता दें किस पार्टी से, एक वजीर खारजा और वजीर दाखिला। इसका मतलब है कि रियासत ने कोई टारगेट बनाया है। और आज पहली दफ़ा जो मैं बताता था, राणे ने बता दिया, कि हमारे मुर्शद पाक ने भी बता दिया, ये दोनों बंदे ना पीपल्स पार्टी से हैं, ये नून लीग से हैं। मैंने गलत तो नहीं? तो सियासत किस चीज़ की, फिर कौन सी पैसे आप कर रही हैं? तो आपकी जो फाइनेंस की डायरेक्शन है और जो सिक्योरिटी की डायरेक्शन है, वो रियासत ने को जो बनाई है, मुझे लगता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। राना साहब, एक मासूमाना शरारतन सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो मरियम साहिबा का बिहेवियर, उस पर बात की जाए, आप उस बिहेवियर को किस तरह से देख रहे हैं बतौर सीएम, जिस तरह से वो अपने साथ बाकी दीगर जमातों के साथ जिस तरह से ट्रीट कर रही हैं, और एक तरफ पर आसफ़ा भुट्टो साहिबा हैं जिन्होंने पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आकर ख़िताब किया है। तो अगर आपको इन दो लोगों को रेट करना पड़ जाए, तो किस तरह से आप इन दोनों का पॉलिटिकली मैच्योर होने का लेवल देखते हैं? देखिए, जो आसफ़ा हैं वो एक सियासी खानवादा है। एग्जैक्टली, इसमें तो कोई शक नहीं। उनके नाना के मज़ार पे लोग अब भी जाके चादरें चढ़ाते हैं और भंगड़े डालते हैं। बीबी शहीद के मज़ार पे अब भी महफिल समा होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो उनका तो एक ख़ास अंग है, ख़ास रंग है, ठीक है ना। मरियम साहिबा का जहाँ तक ताल्लुक है, तो एक बात याद रखें जी, ये आज अगर उन्हें सीएमशिप मिली है ना, तो ये शहबाज शरीफ या किसी ने भीख नहीं दी उन्हें, ये मरियम की सोलो फाइट का नतीजा है, ठीक है ना। इसीलिए उनमें इतना तकब्बुर भी है कि उन्हें ये भीख, उन्होंने किससे कॉम्प्रोमाइज़ किया, किससे मुज़ाकरात किए, किससे लेन देन की, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जब ये सब भाग रहे थे ना, तो मरियम थी जिसका लहजा जो है वैसे ही था, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी वैसे ही ललकारती थी और इमरान खान को भी वैसे ही ललकारती थी, और अदलिया पे भी तनकीद करती और अदलिया को भी वैसे ही ललकारती थी। तो मरियम अगर आज सीएम है, तो वो किसी की वो नहीं है, वो उनकी अपनी स्ट्रगल है।
यही वजह है कि वो अपने यहाँ पे अरकान असम्बली जो हैं उनको भी घास नहीं डालती, उनसे भी बात नहीं करती। ये खाली पीपल्स पार्टी को शिकवा नहीं है, ये शिकवा उनको भी है जो इनकी नून लीग की जमात में। और जाते जाते मलक की मैं एक तरबियत करता जाऊँ, इसने कहा जी वजीर खारजा वजीर दाखिला किस जमात से, तो इसे पूछे वजीर आला बलोचिस्तान किस जमात से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब किस जमात से हैं, और वाउडा साहब किस जमात से हैं, ठीक है ना। तो ये जब इसे इन 3 जमातों का पता चल जाएगा ना कि वाउडा साहब किस टिकट पे है, वजीर आला बलोचिस्तान किस टिकट पे है, अनवारुल हक काकड़ साहब जो है इतने गंदे और क्या कहते हैं उर्दू मीडियम करा के चले गए, तो पढ़ते हो छठी जमात में सातवीं, तो फिर इसे सारा समझ आ जाएगा कि अच्छा जी, क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मुझे ये बता दीजिए कि जनाब हमारी बात किसने करनी है। ये जो इतने सेशंस हुए, इतना सब कुछ हुआ, वहाँ पर ना तो ताहिर मलिक साहब की बात हुई, ना सहाराना की बात। मैं बताता हूँ जी, हमारी बात कहीं नहीं होगी, आपको गलत फहमी है। पाकिस्तान में जब लोग भूखे मर रहे थे ना, जब लोगों के पास बिजली नहीं थी, पीने को पानी साफ नहीं था, और दुनिया के सबसे ज्यादा शुगर हाई रेटेड मुल्क हम थे, तब हमारा वजीर कानून हमारे वजीर दिफा के कान में कह रहा था कि ख्वाजा साहब नप के रखो, कि पता नहीं क्या जुमला उन्होंने कहा कि तुन के रखो, तुसी हेडफोन लाओ बोली जान, तुसी इन्होंने तुन के रखो। तो ये तुन तुनैया का प्रोग्राम है, आवाम इसमें बेचारी कहाँ थी। ठीक है जी, बस वो बड़ी हमें मेरे लिए बुनियादी की तरफ जाना पड़ेगा। पासन के पास कुछ ये शॉर्टकट सोल्यूशन है, टॉक शो सोल्यूशन नहीं, आपको बेस पे जाना और टाइम भी नहीं है। बड़ा लंबा काम है। पाकिस्तान जितना बिखर गया है ना, समाज बिखर गया है, मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा जो दुख है ना, टू बी वेरी दिल से कह रहा हूँ, अपने नौजवान पे हमने बहुत जुल्म किया अपने। सही बात, ज्यादती बहुत जुल्म हो चुका है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ। चलता है इसाराना को, ताहिर मलिक और फाइज़ अली को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।